दोस्तों नमस्कार। सवाल यह है क्या चुनाव परिणाम और मुख्यमंत्री बनने की उम्मीदें अगर वाकई एग्जिट पोल के आसरे है तो उसके भीतर का सच क्या है और घबराहट क्या है? क्या घबराहट वाकई पोस्टल बैलेट को लेकर है या फिर घबराहट इस बात को लेकर है कि कहीं इलेक्शन कमीशन सक्रिय तो नहीं हो गया? क्योंकि फाइनल कितनी वोटिंग हुई इसका कोई आखिरी आंकड़ा अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जारी किया नहीं है। आखिरी आंकड़ा 67% की जानकारी दी गई, लेकिन आखिरी आंकड़ा कितने करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा इस बार वोटर थे। लेकिन अगर आप पिछले चुनाव में चले जाइएगा 2019 के चुनाव में, तो उस वक्त शाम के 7 साढ़े 7 बजते बजते पहला डाटा आ गया था इलेक्शन कमीशन का हरियाणा को लेकर, और दूसरा डाटा आया था रात के 9 बजे, उसी दिन जिस दिन वोटिंग हुई थी। लेकिन यहां तो वोटिंग हो चुकी है, आखिरी डाटा आया नहीं है। जम्मू कश्मीर के भीतर कितने डिप्लोमेट्स आए, किस तरीके से घूमे, सरकार ने क्या क्या दिखाया और किन किन परिस्थितियों के बीच कैसे इस दौर में आर्टिकल 370 गायब हो गया और कैसे एक झटके में स्टेटहुड का मुद्दा सबसे बड़ा हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस भूल गई आर्टिकल 370। पीडीपी ने भी खामोशी सी बरत ली, क्योंकि सबको पता है इस दौर की परिस्थितियों में क्या वाकई जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के वक्त में बीजेपी की जरूरत पड़ेगी। और यह मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी अगर जम्मू को रिप्रेजेंट करती है तो कश्मीर में उसका रिप्रेजेंटेशन शून्य है, नहीं के बराबर है। तो फिर एक ऐसे गठबंधन की व्यवस्था हो जाए जिस आश्रय यह कहा जाए कि देखिए कश्मीर भी शामिल, जम्मू भी शामिल, यानी इधर भी पार्टी उधर की भी पार्टी, दोनों मिलकर बना रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी से हटकर आप कोई दूसरा गठबंधन कैसे देखेंगे? आंकड़ों के लिहाज से आज चीजों को हम समझना शुरू करें, और जिन परिस्थितियों में बात आकर मुश्किल परिस्थिति बता रही है, उसमें जम्मू कश्मीर में 5 जो नॉमिनेट पर्सन होते हैं, जिनको कि सरकार बनाने में उनके वोटिंग को भी गिना जाता है, वह सरकार आकर 5 लोगों को नॉमिनेट करे या राज्यपाल के ये हक में आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो राज्यपाल को हक देता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की स्थिति में फारूक अब्दुल्ला आ चुके हैं, कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। मैसेज क्या है? मैसेज को समझने के लिए आज एक एक परत को हम आपके सामने खोलते चलते हैं। सबसे पहले बात तो महाराष्ट्र की इसलिए क्योंकि संजय राउत महाराष्ट्र में बैठकर यह अंदेशा जता रहे हैं कहीं खेल ना हो जाए, और पोस्टल बैलेट का खेल बहुत बड़ा होता है। तो क्या उसकी आहट उन्हें महाराष्ट्र में भी सुनाई देने लगी? हालांकि वो कह रहे हैं तमाम जगहों पर बीजेपी हारेगी, लेकिन फिर यह सवाल क्यों है? उन्हीं की बात से आज बात को शुरू किया जाए। वो संभाल लेंगे मीन्स घोटाला करेंगे पोस्टल बैलेट में। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या है ना, उनकी ताकत अब पोस्टल बैलेट में है, तो सबको हमको सतर्क रहना पड़ेगा। हरियाणा बीजेपी हार गई, जम्मू कश्मीर बीजेपी हार गई, महाराष्ट्र बीजेपी हार रही है, और झारखंड भी बीजेपी हार रही है। ये घबराहट और ये अंदेशा क्यों हो चला है? क्या इस दौर में इलेक्शन कमीशन से पूरा भरोसा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का डिगा हुआ है, या कल जो चुनाव परिणाम आएंगे उसको लेकर भी सवाल हर तरीके से उठने वाले हैं? आइए एक एक पन्ने को खोले, और 2 ही तो बड़े पन्ने हैं, एक हरियाणा का पन्ना और एक जम्मू कश्मीर का पन्ना है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा पेंच तो यह है, क्या वाकई राज्यपाल अगर 5 विधायकों को नॉमिनेट करते हैं तो 95 की संख्या हो जाती है, और 95 की संख्या का मतलब यह है कि बहुमत के लिए 48 विधायक चाहिए। कश्मीर के भीतर 47 और जम्मू के भीतर 43 विधायक चुनने की स्थिति में परिसीमन के बाद यह तय हुआ। 47 की 47 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत नहीं सकती है। सामने राशिद इंजीनियर के अपने 5-6 निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी भी भारी है, सज्जाद लोन की 1-2 सीट को लेकर मौजूदगी भारी है, और इन सब के साथ पीडीपी भी 6-7 सीटों को लेकर अपनी मौजूदगी तो दिखा रही है। तो पहला मैसेज तो यही है कि दरअसल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी भी तो वह 25 से 30 सीट के बीच जीत पाएगी,
उससे ज्यादा नहीं जीत पाएगी। और इसके ठीक दूसरे अक्ष में आइए, जम्मू के भीतर वर्चस्व की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस अपने बूते नहीं लड़ रही है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर चुकी है। तो जम्मू के भीतर यह सवाल है, क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी कांग्रेस को वोट दिया जाता या नहीं दिया जाता? और इन सवालों ने उलझा भी दिया। यानी जो लोकप्रियता राहुल गांधी ने बनाई, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू के इलाके में चुनाव लड़ने पर उसकी तादाद जितनी जीत की होनी चाहिए, क्या वो नहीं हो पा रही है? और बीजेपी अपने तौर पर कह रही है कि हम 30 से 35 सीट जीत जाएंगे। और अगर 30 से 35 सीट जीत रहे हैं तो देखिए, हंग असेंबली के साथ एक नई परिस्थिति बनती है। वो परिस्थिति बनाती है कि दरअसल एक बार फिर बीजेपी अगर पीडीपी के साथ मिल जाए तो भी क्या वो वाकई सत्ता तक पहुंच जाएगी? 6-7 सीट उसे भी दे दीजिए, तब उसमें नॉमिनेशन जिनका होगा वो बड़े मायने रखेंगे। और वो पांचों नॉमिनेशन अगर राज्यपाल कर रहे हैं तो वह बीजेपी के हक में होंगे। और दूसरी तरफ आज पीडीपी ने यह भी कह दिया कि हम समर्थन दे देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक साहब ने भी कह दिया, जी बीते 10 बरस के जो हालात हैं सब कुछ बिगड़ चुका है, सबको मिलकर बनाना होगा, सभी को साथ आना होगा। लेकिन यह तो अभी की स्थिति, अभी कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? और इन परिस्थिति में जब यह सवाल आया कि 5 नॉमिनेशन विधायक जो होंगे नॉमिनेटेड, उनकी महत्ता इस चुनाव परिणाम पर भारी पड़ जाएगी, तो आमने सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी खड़ी हो चुकी है। इन दोनों की बातें जिस तर्ज पर निकल रही है वो बहुत साफ बता रही है कि यह बड़ा मायने रखता है। और पहली बार बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि देखिए, इस बार पहली बार आपको एक हिंदू मुख्यमंत्री मिलेगा जम्मू कश्मीर का। गठबंधन किसी के साथ हो, लेकिन इससे पहले के गठबंधन में आपने महबूबा मुफ्ती के साथ रहकर देखा, लेकिन अब पहला मुख्यमंत्री हमारा होगा और हमारी सीट 35 के करीब तो होगी ही। अब इस मैसेज के इर्द गिर्द सबसे बड़ी बात यह हो गई कि आखिर यह नॉमिनेशन वाला मामला पूरे चुनाव पर भारी पड़ गया। सुन लीजिए दोनों की बात। पहले तो गवर्नर साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर अन्य ऐसा कदम उठाया, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। फिर हुकूमत बनाने का फायदा क्या है? अगर लाट साहब भी यहां रहेंगे, हुकूमत का फायदा क्या है? वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल दोज। संवैधानिक व्यवस्था क्या है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पहले होगा उनकी कन्वीनियंस के कारण या किसी की कन्वीनियंस के कारण ही होगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और एलजी साहब उसके लिए अथोराइज्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, उन्हीं का ही प्रेरोगेटिव है। तो ये जो स्पष्ट है, कांग्रेस तो इस प्रकार खामखा मुद्दा बना के लोगों को जो है उनके अटेंशन को जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और उनकी ये बखलाहट भी है, क्योंकि वो हारे हुए हैं, तो हारे हुए उसका जो है उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, बीजेपी के निर्मल सिंह, दोनों की बातें एक दूसरे से टकराती है और यह सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणामों पर 5 नॉमिनेटेड विधायक कितना असर डालने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच राशिद इंजीनियर भी यह कहने से चूकते नहीं कि दरअसल कोई जीते कोई हारे, सरकार तो किसी को बनानी ही नहीं चाहिए। इन्हें सरकार तो तब बनानी चाहिए जब यह केंद्र पर दबाव डालें कि पहले आप पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, उसके बाद ही हम सरकार बनाएंगे। और खुद राशिद इंजीनियर अब यह कहने से चूक नहीं रहे कि फारूक साहब ने कहा था कि दरअसल यहां पर जो भी सरकार चुनी जाएगी, अगर स्टेटहुड नहीं होगा तो उसके पावर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले होंगे। यानी आप स्टेट को संवार कैसे सकते हैं? और यहीं पर सबसे बड़ा पेंच है कि क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी एक साथ मिलकर, एक साथ आकर एक नई बिसात बिछाएं और जम्मू कश्मीर को नए राज्य के तौर पर दोनों तरफ से ठीक करने में यह कहकर लग जाएं कि अलग अलग राह चलेंगे तो स्थितियां नाजुक रहेंगी। यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस दौर में राहुल गांधी जिन बातों को रखते चले गए, उसमें निशाने पर बीजेपी और आरएसएस रही, उसमें निशाने पर
प्रधानमंत्री मोदी की कॉरपोरेट नीतियां रही। उसमें निशाने पर इस देश के भीतर में जो हाशिए पर पड़े लोग हैं उनके साथ खड़े होकर एक समाजवादी नारा देने की स्थिति में खुद राहुल गांधी आए। इस देश के भीतर में नफरत का जिक्र करते वक्त फारूक साहब खुलकर साथ खड़े हुए दिखाई दिए। और इंडिया गठबंधन के भीतर तो पीडीपी की मौजूदगी भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदगी भी, तो क्या एक नई परिस्थिति इस चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में बन सकती है? यह सवाल तो है। और इस सवाल के अक्स तले जेल से निकले हुए राशिद इंजीनियर, जिनकी जमानत 2 तारीख को खत्म हो गई थी, लेकिन एक झटके में उसे बढ़ाया गया और यह माना गया कि अगर बढ़ेगा नहीं तो अगर वो जेल में रहेंगे तो बाहर की राजनीति को साधने में वह असफल हो जाएंगे, क्योंकि उनके तो निर्दलीय विधायक है, चुनाव चिन्ह सबका एक है नहीं, पार्टी उस रूप में मान्यता पाकर सब कैंडिडेट्स को खड़ा कर नहीं पाई। तो उनकी जमानत को बढ़ा दिया गया 12 तारीख तक, यानी 8 को रिजल्ट आए और उसके बाद के वे घटनाक्रम में वो देखे समझे परखे। यह एक ऐसी सियासी बिसात है जिसको जम्मू कश्मीर के लोग बहुत महीन तरीके से समझ रहे हैं कि क्या होगा कोई नहीं कह सकता है। वो चाहे जम्मू का बड़े से बड़ा पॉलिटिकल कमेंटेटर हो या कश्मीर के भीतर का कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर हो, कोई कहने की स्थिति में नहीं है। शायद इसीलिए राशिद इंजीनियर इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा। वाकई बहुत दिलचस्प होगा कल चुनाव परिणाम जम्मू कश्मीर के क्या होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और इस देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला तो हरियाणा का चुनाव है। यह कल्पना के परे है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए इस दौर में कांग्रेस के जरिए जो राजनीतिक जमीन उन्हें मिल रही है वो शायद उन्हें 60, 70, 80 सीटों तक भी पहुंचा सकती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि एग्जिट पोल जब निकल कर आया तो एवरेज 50 से 55 सीट के भीतर वो अटक गए। यह कांग्रेस के भीतर का अंतर्विरोध था, जिसमें वह शुरू से मान रहे थे कि वह यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी वह, और इन दोनों के बीच हरियाणा, यानी हरियाणा में वही सब कुछ है। इसी आश्रय टिकटों का वितरण, इसी आश्रय राजनीतिक बिसात बिछाना और इसी आश्रय इस दौर में कुमारी शैलजा का सवाल हो या सुरजेवाला का सवाल हो, उलझने बढ़ती गई। राहुल गांधी को हाथ मिलवाने मंच पर दिल्ली से चलकर पहुंचना पड़ा। और यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें पहली बार लग गया कि सत्ता जब नजदीक दिखाई देने लगती है तो जो नेता होता है वह दरअसल उस विचारधारा को भूल जाता है कि जिस विचारधारा के आश्रय एक राजनीतिक जमीन बनाई गई, उसे नजर सिर्फ और सिर्फ वह कुर्सी आती है, जिस कुर्सी के आश्रय वह अपनी विचारधारा को भी देखने लगता है। और यही काम तो बीते 10 बरस में राजनीतिक वजहों से या राजनीतिक सत्ता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने यही पाठ बीजेपी को पढ़ाया। सत्ता नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एग्जिट पोल के भरोसे ही सही, लेकिन वह ताल ठोक चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री हो रहा हूं। और वो राहुल गांधी से मुलाकात करने दिल्ली भी पहुंच गए। और इन परिस्थितियों के भीतर मैसेज यही है कि दरअसल तय तो विधायक करेंगे, और इसमें हाईकमान क्या विधायक ही सब मिलकर तय करेंगे तो वही तो फाइनल होता है। यानी एक तरफ कांग्रेस और उनके नेता पूरी तरीके से उस खुमारी में डूब चुके हैं जहां पर उन्हें कल मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी मिलने वाली है जैसे ही चुनाव परिणाम आएगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कहीं कुछ और तो नहीं सोच रही है। तो एक बिसात यह है कि हमें मुख्यमंत्री होना है, और इसीलिए क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, अपने विधायकों से कैसे बुलवाया जा रहा है, खुद को जननेता बनाने में कोई कोताही बरती नहीं जा रही है। जयप्रकाश कांग्रेस के सांसद हैं, इनके बेटे इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े। उनसे पूछा गया आपकी राय क्या है, उन्होंने कहा
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जननेता हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है और ये कई लोग इस तरह का भ्रम पैदा करने का कई साल से प्रयास कर रहे हैं, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। कांग्रेस पार्टी का सिस्टम है विधायकों की अनुशंसा, रिकमेंडेशन, रायशुमारी होगी और रायशुमारी में जिनको विधायक अनुशंसा अपनी करेंगे हाईकमांड को, हाईकमांड उसी को बनाती है और इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक सवाल है कौन बनेगा, अब कौन बनने में अगर कोई शंका समझता है, देखिए कांग्रेस हाईकमांड हरियाणा प्रदेश में आज के दिन को जननायक, मास लीडर, जनता का नेता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीब के हैं। लेकिन सवाल है कि दूसरी तरफ बीजेपी ये मानकर चल रही है कि तकरीबन 25 से 30 सीटों पर जो पूरा वोटिंग पैटर्न था वो बहुत साफ तौर पर कोई नहीं कह सकता है कि कांग्रेस वहां पर जीत जाएगी। यानी 18 से 20 सीट तो बीजेपी जीत रही है, 30 सीट कांग्रेस भी जीत रही है। इसके बाद कौन कितनी सीटें जीतेगा और उसमें 30 सीटें अगर फंसी हुई है जो बीजेपी मान रही है तो वहां क्या होगा।